नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के डेलीगेशन ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर नरेश बंसल के नेतृत्व में सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की और उन्होंने आगामी 13, 14 और 15 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिवेशन का ब्रोशर भेंट करते हुए संस्था की गतिविधियों और उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी भी दी। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर शुक्रवार को हरिद्वार में मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ चर्चा की। मेला प्रशासन ने सभी अखाड़ों के साधु संतों को मीटिंग के लिए निमंत्रण भेजा था। आपको बता दें कि कुंभ मेला 2027 को लेकर ये मुख्यमंत्री की अखाड़े के साधु संतों के साथ पहली बैठक है, जिसको लेकर अखाड़े के साधु संत उत्साहित नजर आए। असहमति कहीं थी नहीं, तो सहमति कहाँ से? सहमति थी सबकी। सभी पूज्य संतगणों ने आज कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद और हर प्रकार का सहयोग देने का यहाँ पर उन्होंने हम सबको कहा है। और क्योंकि कुंभ मेला आयोजन होना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है। और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण, सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, माँ गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं और सभी के सुझाव लेकर इसको हम लोग बहुत भव्य आयोजन बनाएंगे। देखिए 13 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से हमारा ये कुंभ मेला प्रारंभ होगा और 20 अप्रैल तक मेला चलेगा। उसमें जो भी अभी चूँकि प्रारंभिक रूप से तिथियों के बारे में यहाँ घोषणा की गई है, फिर जैसे जैसे सभी के सुझाव आते रहेंगे उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब विधिवत रूप से इसकी तैयारियां हमने पहले ही प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आज औपचारिक रूप से पूज्य संतगणों का सबका आशीर्वाद लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ये विषय नैतिकता और संस्कारों से गहराई से जुड़ा है। राज्य को किस दिशा में ले जाना है, ये केवल सरकारों का नहीं बल्कि प्रदेश की आवाम का सामूहिक उत्तरदायित्व है। सरकार संसाधन और योजनाएं उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उनका उपयोग किस रूप में होना चाहिए, ये नागरिकों और पूरे सनातनी समाज को समझना होगा। उन्होंने कहा कि देवभूमि की पहचान उसकी मर्यादा और आस्था से है, इसीलिए पवित्र स्थलों को पिकनिक स्पॉट बनाने की प्रवृत्ति रोकनी होगी। ये आपका जो विषय है, ये नैतिकता से और संस्कारों से जुड़ा हुआ विषय है। तो कहीं ना कहीं मैंने एक बात कही है कि हम राज्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं, ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है। राज्य की जो आवाम है, जो नागरिक, उनकी भी जिम्मेदारी है। हम किस ओर इस राज्य को ले जाएं, कैसे यहाँ पर ऐसे संस्कार विकसित करें कि मेरा राज्य जिस देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उसकी छवि लोगों में दिखे कि हम उसको किस ओर ले जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार तो संसाधन आपको दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, सरकार आपके लिए योजनाएं ला सकती है, लेकिन उसको किस रूप में उसका उपयोग होना है, ये तो आम नागरिक को तय करना होता ना। ये मेरे पूरे सनातनी समाज को ये समझना पड़ेगा कि ये तीर्थों का स्वरूप तीर्थ ही बना रहे, ये पिकनिक स्पॉट न बने। द्वाराहाट नगर में अतिथि शिक्षकों के द्वारा खंड शिक्षा कार्यालय द्वाराहाट में प्रदर्शन किया गया। अतिथि शिक्षकों ने खंड विकास कार्यालय में आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश का वेतन केवल अल्मोड़ा जिले के अतिथि शिक्षकों को अभी तक आहरित नहीं किया गया है, जबकि पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा के द्वारा प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी वंदना रौतेला को वेतन आहरण के लिए
आवेशित किया गया था, मगर वंदना के द्वारा प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी चंदन सिंह बिष्ट द्वारा बीते रोज एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय का हवाला दिया जा रहा है, जबकि अन्य जिलों चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, नैनीताल और अन्य जिलों में वेतन आहरित हो चुका है। केवल अल्मोड़ा जिले में ही वेतन नहीं दिया गया है, जिससे जिले के अतिथि शिक्षक अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सर, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम सभी को अभी जो है अपने विद्यालयों में होना चाहिए था, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी ऑफिस में अपनी मांगों को लेकर पहुँचे हैं। हमारी जो मुख्य मांग थी और बीओ मैडम को भी बहुत बार हमने सूचना दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में हम लगभग 6000 लोग हैं अतिथि शिक्षक संगठन में, जिसमें कि बहुत से जिलों में जो है वेतन आहरित हो गया है दीर्घकालीन अवकाश का, चाहे वो जनवरी का महीना हो चाहे वो जून का महीना हो, लेकिन अल्मोड़ा ज़िले में किसी भी बीओ द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, तो इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए। जी, अभी हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं खंड शिक्षा कार्यालय जो द्वाराहाट का है, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे जो लोगों का ये जो हुजूम है, जो भीड़ है, ये लोग नहीं, ये वो लोग हैं, ये वो जनता है या ये वो वर्ग है जो एक नया समाज, नई समाज की नींव रखते हैं, अर्थात शिक्षक। गुरुजी जिन्हें हम अपने सनातन शब्दों में कहते हैं गुरुजी, और आज अपने धरने को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए नौनिहालों को स्कूल जो विद्यालय जो संस्थान है इनका वहाँ पर छोड़ के आए हैं, या वो भोजन माता की संरक्षण में है या दूसरे शिक्षक के संरक्षण में है, ये जुदा बात है। लेकिन बात यह है कि आखिर इन्हें यहाँ पर क्यों बैठना पड़ा धरने में। इन लोगों की जो पीड़ा है वो ये है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो वेतन है जो रोका गया है वो तुरंत आहरित हो। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये अल्मोड़ा ज़िले में ही अभी तक रुका है, बाकी ज़िलों में जो 13 ज़िले हैं तकरीबन सभी जिलों में वेतन मिल चुका है, लेकिन अल्मोड़ा ज़िले के जो अतिथि शिक्षक हैं इनको ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो रोका गया वेतन है वो अभी तक नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये आज पहला मौका है 10 से 11 वर्षों के बीच में, इन लोगों का स्वयं का कहना है कि पहली बार ये वेतन रोका गया है। दूसरी एक और बात, अधिकारी बेलगाम होता नजर आ रहा है, उसका एक वानगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो खंड शिक्षा अधिकारी यहाँ पर प्रभारी हैं वंदना रौतेला, जिनके द्वारा अभी मेरी दूरभाष पर उनसे वार्ता हुई इसी कार्यालय के प्रांगण से, और उनका कहना है कि इनका मामला न्यायालय में विचाराधीन है और वहाँ से जो आदेश होगा उसके आधार पर इन्हें वेतन दिया या रोका जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जो मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा है उनके द्वारा 3 पत्र खंड शिक्षा अधिकारी द्वाराहाट को दिए जा चुके हैं, लेकिन तब भी उनका वेतन आज तक नहीं निकला है। मैं कैमरा पर्सन तारा विष्टि के साथ विमल शाह द्वारा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन देवभूमि उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में किया जा रहा है। अधिवेशन का उद्घाटन इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर एस सोमनाथन ने किया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एबीवीपी के युवा काफी ऊर्जावान है और देश को ऊर्जावान युवाओं की काफ़ी ज़रूरत है। भारत के युवा भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं और हमें इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपको बता दें कि एबीवीपी का 3 दिवसीय अधिवेशन 28 नवंबर यानी आज से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें देश भर से 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। स्पेस नहीं, ये सभी टेक्नोलॉजी डोमेन में हमको काम करना है। तो स्पेस में हमने जो किया है तो ये एग्जाम्पल है कि भारत को जो हम पिछले 60 इयर्स में जो हमने पीछे लगा है स्पेस में, अब हम आगे पहुंचा है। तो हमने चंद्रमा और मार्स पर हमारा सैटेलाइट सब भेजा है, सॉफ्ट लैंडिंग भी किया है हमने पहली बार। भारत बना पहली बार एक सॉफ्ट लैंडिंग करना नेशन बन गया। तो ये एग्जाम्पल्स हमको जो दिखाते हैं कि हमारे युवा, हमारे साइंटिस्ट, तो हमको ये ताकत है तो ऐसे काम करने में कुछ कम खर्चा से। पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने एचएनएन से खास बातचीत में कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जनता है, इसलिए क्षेत्र में मिलने वाली सड़क गुणवत्ता संबंधी शिकायतों पर उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अधिकारियों और ठेकेदार को तलब किया। वहीं विपक्षी के सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे भ्रष्टाचार उजागर प्रोपेगेंडा को उन्होंने आधारहीन बता दिया है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। गलत काम करने वालों पर एसडीएम से लेकर बड़े अधिकारियों तक पर कार्रवाई इसका उदाहरण है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर, आप अपने क्षेत्र में गए और क्षेत्र में जाने के दौरान एक वीडियो सामने आई जिसमें आप जो है अधिकारियों को हड़काते हुए नजर आए। आपने कहा कि इस तरह की सड़कें नहीं बनेंगी जो पहले से ही ये नज़र आ रहा हो कि वो ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्या पूरा प्रकरण था? देखिए, मेरी पहली प्रायोरिटी पब्लिक है, व्यक्ति विशेष नहीं है। तो उसके लिए मैं कई जगह अपना जो क्षेत्र भ्रमण के कार्यक्रम के दौरान मैं जहाँ पे भी कहीं कंप्लेंट आई थी वहाँ पे आए दिन जाके कंप्लेंट कर रहे थे पब्लिक के द्वारा। तो मैं लोगों के बीच में गया और लोगों ने जब कंप्लेंट करी तो मैं उस रोड पे देखा कई सारी चीज़ें जो है समस्याएं जो मैंने पर्सनली देखा कि वहाँ पे जो काम में गुणवत्ता के अनुसार नहीं था। तो मैंने पहले तो एक्शन को बुलाया वहाँ कि बताइए, मैंने कहा भाई क्या है ये। फिर उसके बाद जाके एक्शन के साथ साथ जो है कम्युनिकेट करके उससे भी जो कॉन्ट्रैक्टर था वहाँ काम कर रहा था। देखिए, सरकार इतना पैसा दे रही है, मोदी सरकार पैसा दे रही है, धामी सरकार पैसा दे रही है, तो कुछ मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूँ, मेरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हो रहे हैं, बहुत जगह अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन उस रोड पे आए दिन कंप्लेंट आ रही थी। तो जैसे एक रोड हो गई, एक दूसरी जो है कुरुड़ा रोड है, जो डुकणा कुरुड़ा रोड है, उस पर भी कंप्लेंट आ रही। तो मैंने एक्शन को बोल दिया कि भाई इन पे काम ठीक से कराइए, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। क्योंकि जब सरकार दे रही है, हम पैसे दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उसके लिए बजट के जो है पूरा प्रावधान कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जाके कहीं जाके कोई वो होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विज़न है कि भाई जो भी है भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं गया, काम होना चाहिए, क्योंकि वो जो पैसा पब्लिक के लिए मिलता है, तो उस चीज़ को देखा और उस पर मैंने रीपेंटिंग के लिए बोला, काम शुरू कर दिया गया। और इसी तरीके से देखिए, वो तो एक तरीके से एक स्टार्टिंग है। अगर और जगह भी कहीं अगर इस तरीके की कहीं कंप्लेंट मिलती हैं तो डेफिनेटली हम पब्लिक हित में काम करेंगे। लेकिन लोग जो है लगातार विपक्ष के लोग हों या सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है कि उनका कहना ये है कि विधायक ने खुद ही अपने सरकार के भ्रष्टाचारों की पोल खोल दी है। देखिए, वो मैं विशेष करके उन लोगों के लिए जो इस प्रोपोगंडा को चला रहे हैं, जिनको जो है विकास दिख नहीं रहा है। अब उनको तो लोगों की बुराई करनी है, लोगों का जो है एलिगेशन ही लगाने। आज मैं कह रहा हूँ कि हम सरकार के अंग हैं, सरकार के सहयोगी के रूप में हम काम कर रहे हैं। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, तो अगर कहीं कोई कमी रहती है तो ज़मीन पे हमारा दायित्व बनता, हमने काम करना चाहिए, विधायकों को काम करना चाहिए। तो भाई जो जहाँ गड़बड़ था उस चीज़ को जाके भाई, क्योंकि सरकार पैसा दे रही है तो उसको यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और जो इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं उनका जो अपना जो है TRP बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन क्या मान लिया जाए कि अधिकारी जो है बेलगाम है कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, ठेकेदार सुनने को तैयार नहीं, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, और जिस तरह के आरोप भी लगते रहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हाई है और ऐसे में सुनना नहीं चाहते। देखिए विशाल जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को ये प्रोपेगेंडा, ये विपक्ष बना रहा है इसको, मेरे यहाँ तो कोई नहीं, मेरे यहाँ सब चीज़ें चल रही हैं। जो गड़बड़ है उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, एक एसडीएम गड़बड़ कर रहा था, मैंने अगले संडे को उसके जो है बोरिया बिस्तर पैक करवा दिए थे। क्यों नहीं, काम नहीं कर रहा था। सरकार ने उस पर निर्णय लिया, मैंने थोड़ी ना किया। उस पर सरकार ने तो जो है उस पर निर्णय लिया। ये धामी सरकार है भैया, जिसमें ISDM लेवल का आदमी जाके जेल जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, सस्पेंडेड होते हैं। IFS जैसे लोग जो है जेल जाते। तो ये भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है बिल्कुल लड़ रहे हैं, और अगर कोई गलत करेगा तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप समय समय पर मुख्यमंत्री से मिलते हैं और लगातार अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं को लेकर मांग करते रहते हैं। अब ये हाल ही में भी आपने मुलाकात की, किस तरह की योजनाओं पर बात हुई कि आने वाले वक्त में जो क्षेत्र में ताकि विकास और बेहतर हो? देखिए, कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई, और उस परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने क्षेत्र की, क्योंकि कई सारे ऐसे परियोजनाएँ हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और वो उसकी कंप्लीट हो गई है, उनका हमने लोकार्पण करना है। और कई सारी योजनाएं ऐसी है जिनको अभी जियो होना है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि 1-1.5 महीने से मैं कंटिन्यू क्षेत्र में था, तो क्षेत्र की जो समस्याएं थी अब मैं देख रहा हूँ कई सारे क्षेत्र के लोग हैं जो बीमार हैं, जैसे बड़ी बीमारी से ग्रस्त है, जैसे कई किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, कई सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें। तो तमाम लोगों के लिए कुछ पैसे डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे कोई चंडीगढ़ में तो वहाँ हॉस्पिटल को पैसा रिलीज़ करवाया। एक हमारा जो है
सरस्वती शिशु मंदिर का एक आचार्य जी जो है बीमार हो गए। अब उतनी परिस्थिति नहीं थी कि उनको जाके इलाज हो सके, तो उनके लिए पैसा सर गंगाराम को जो है पैसा कल ट्रांसफ़र करवाया। ऐसे इंद्रेश हॉस्पिटल में कई लोगों के लिए, तो इन तमाम चीज़ों को जो क्षेत्र मेरे लिए, मेरी पब्लिक पहले है और बातें सब सेकेंडरी हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि जिस तरह से पर्वतीय इलाकों में लगातार भालू और बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है, उस पर सरकार ने अब कह दिया है कि 6 लाख से 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा मृतक श्रेणी में, और इलाज जो है वो पूरी तरह से सरकार कराएगी। लेकिन इस तरह की घटनाओं का क्या, पिछले वर्ष की घटनाओं का और इस वर्ष की घटनाओं पर क्या इस तरह का पूरा मैप नहीं बनाया गया, पूरी तैयारी नहीं की गई वन विभाग और सरकार द्वारा कि पहले से इस पूरा अगर तैयारी कर ली जाती तो शायद इस तरह घटना ना आती? देखिए, मैं ना, ये जो धामी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि अगर कोई ऐसे किसी के साथ जंगली जानवरों के द्वारा अटैक किया जाता है, उनकी कोई घटना हो जाती है, तो उनके आश्रितों को उनके लिए कुछ 10 लाख तक रुपए की जो मुआवजा राशि दी जाएगी। मैं इस जो काइंडनेस नेचर है धामी साहब का, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि वो जनहित के बारे में, जनता के बारे में सोचते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि फॉरेस्ट की कुछ जो काले कानून हैं वो बेसिकली हम पे थोपे गए हैं, जो पूर्ववर्ती टाइम पे जो है वो थोपे गए हैं, उसकी दंश अभी भी झेल रहे हैं हम। मैं खुद फॉरेस्ट के उससे पीड़ित हूँ। मेरा क्षेत्र जो है कुछ नहीं तो 70 to 80% जो है फॉरेस्ट एरिया में आता है। हम लोगों के जो है हक हकूक़ है, उन तक जो है फॉरेस्ट वालों उन पे जो है कई बार जो है वो पाबंदियाँ लगाते हैं। तो मैंने विधानसभा में भी ये बात रखी, कई सारी चीज़ें रखी, लेकिन ये कई सारी चीज़ें भारत सरकार तक के इश्यूज़ है। इन पे जो है मैं तो कहता हूँ, मैंने अपने सांसद महोदय से भी ये बात करी, अन्य लोगों से भी ये बात डिस्कस करी कि भाई इन इश्यूज़ को जो है रिजॉल्व करें, क्योंकि ये उत्तराखंड के लिए, जब तक हम इसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में कुछ नए कानूनों की बात नहीं करेंगे, उत्तराखंड को और हमारे जो हक हकूक़ है वो नहीं मिलेंगे, तब तक वो समस्या होते रहेगी। तो फॉरेस्ट का इशू तो है डेफिनेटली, उनके लिए प्रभावी कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाए, और मैं प्रयास करता हूँ इस संबंध में भी मैंने बात करी। मैं अपने जो है जो PCCF है और सेक्रेटरी बन से मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी से, कि जिससे कि ऐसे केसेस पे लगाम लगाया जाए। चलिए, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय की है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, H7 देहरादून। अब सीधे आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का सम्मेलन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। Take this opportunity to invite Professor Durgesh Pant, Director General UCOST, to present a brief on this World Summit on Disaster Management 2025 and set the context. Good evening to you all. See, it's the same time. It is around 5 o'clock, and it is the time when 2 years back, same time, something miraculous happened. 41, those miners, they came out of that tunnel unhurt. इसीलिए हर वर्ष इसी समय हम उस घटना को याद करते हैं और उस क्षण को याद करते हैं, जिसको हम सिलक्यारा ट्रायम्फ कहते हैं। सिलक्यारा विजय अभियान उस दिन का ये प्रतीक है। इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि ये दिन हमको ह्यूमन रेजिलियंस की बात बताता है। बहुत मुश्किल क्षण रहे होंगे, आप सभी समझ सकते हैं। 17 दिन का समय, 41 our friends, miners, laborers stranded in a tunnel, बहुत मुश्किल है। 17 घंटे बहुत होते हैं, और उसमें किस तरह की लीडरशिप रही होगी, प्रधानमंत्री जी का क्या कोलैबोरेशन, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ रही है। ये अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बहुत असाधारण है। और जिस व्यक्ति ने इसको हु लेड इट फ्रॉम द फ्रंट, बड़ी बात है, 17 दिन तक, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिनके लीडरशिप में ये बड़ा अभियान चलाया गया। कई बार लोग मेरे से कहते हैं कि आप इस आयोजन को क्यों करते हैं, कई बार कहते हैं, और कई ऐसे
पदों पर बैठे लोग करते हैं, मैं कई बार उस पर अचरज भी करता हूँ, लेकिन ये मूवमेंट पूरे भारतवर्ष का, उत्तराखंड का, पूरी डिजास्टर मैनेजमेंट कम्युनिटी का, रेजिलियंस का, लीडरशिप का, उसका बहुत बड़ा दस्तावेज है। और अगर हमको दुनिया में किसी बात को करना होगा रेजिलियंस के लिए, जैसे हम तमाम फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं, उसी तरह से हमारे लिए सिलक्यारा फ्रेमवर्क है। ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है जिसकी चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि हिमालय में या हिमालय की तरह की जो फ्रेजाइल, जो हमारी मुश्किल जियोग्राफीज हैं, वहाँ पर हम किस तरह की बात करें, महिलाओं की, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स की, बच्चों की, कमज़ोर लोगों, किस तरह से हम उनको एम्पावर कर सकते हैं, उसकी बात करने का ये दिन है। इसके लिए हम इसको, जो हमारा WSDM है, वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको हम अपने राज्य का जो हमारा 20वां साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है उसके साथ आयोजित करते हैं, इसका आशय यह है, इसका उद्देश्य यह है, इसी के लिए इसको किया गया है। दूसरी बात यह है कि कई बार इसको कहा जाता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डिजास्टर मैनेजमेंट और इसका क्या लेना देना है, क्या बात करनी है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट को अक्सर इन मेनी टर्म्स हम उसको कुछ इस तरह से देखते हैं कि उसका रिहेबिलिटेशन है, या जब लॉस ऑफ लाइफ है उसको हम किस तरह से वहाँ से उसको, उसके बाद का जो पोस्ट डिजास्टर है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 10 पॉइंट का एजेंडा आप देखिए, या दुनिया में जो पूरी की पूरी बात हो रही है वो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के। डॉक्टर असवाल NDMA के माननीय सदस्य यहाँ पर हैं, NDMA के अभी चेयरमैन साहब आने वाले हैं परसों को। ये पूरा पैराडाइम बदल रहा है और उत्तराखंड जैसे राज्य या पूरी दुनिया में, और डिजास्टर किसी ज्योग्राफी का मोहताज नहीं है। इथियोपिया में अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि वहाँ पर जिस तरह से वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है और दिल्ली इम्पैक्टेड है और वो चाइना में जा रहा है, तो बहुत छोटी सी दुनिया है। इस छोटी सी दुनिया में अगर इम्पैक्ट है तो उसके लिए सब लोगों को साथ आना होगा। ये पूरा उपक्रम उसी के लिए है। ये जो पूरा का पूरा उत्तराखंड सरकार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24x7। नमस्कार।